नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए आपको बताएं कि आज क्या खास लेकर आए हैं हम शो में आपके लिए। आज जानेंगे कि बाजार में अच्छा खासा जो उछाल दिखा उसकी क्या वजहें रहीं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर ओमिक्रॉन फिर से भारी पड़ता दिख रहा है। क्या डिटेल्स हैं ये भी शो में आगे बताएंगे। साथ ही कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कराएंगे तैयारी, लेकर आएंगे आपके लिए वीआईपी शेयर्स। और जीडीपी के दमदार आंकड़ों के दम पर आज हमने शेयर बाजार में शानदार तेजी देखी। निफ्टी 184 अंकों की मजबूती के साथ 17,160 के ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 620 अंकों की मजबूती दिखी। लेकिन पूरे ब्रॉडर मार्केट में किस तरह की चाल थी और किन सेक्टर्स और शेयरों ने सबसे ज्यादा दम दिखाया, पूरा अपडेट दे रही हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। जी, ओमिक्रॉन के टेंशन पर जीडीपी की जो आंकड़े थे वो आज भारी पड़े बाजार पर, और हमने देखा कि अच्छी मजबूती आज देखने को मिली है। इसमें निफ्टी देखिए करीब 180 अंकों से ज़्यादा की बढ़त निफ्टी में देखी गई। सेंसेक्स में भी करीब 600 अंकों से ज़्यादा की बढ़त देखी गई। बैंक निफ्टी देखिए आज काफ़ी शानदार रिकवरी थी, और आज बैंकिंग शेयरों ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया। करीब 670 अंक चढ़कर बैंक निफ्टी भी बंद हुआ। और इसके अलावा मिड कैप में भी आज काफ़ी अच्छा एक्शन था, और यहाँ पर भी करीब 300 अंकों की मजबूती देखने को मिली है। तो मार्केट में अच्छी तेजी थी। अब इसमें जो आईटी शेयर थे उसमें आज भी तेजी जारी थी, जिसमें देखिए एचसीएल, इन्फोसिस्टम, एम्फेसिस, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें कि आज शानदार तेजी देखने को मिली। ऑटो बिक्री के आंकड़ों का भी जो असर है वो देखा गया। जो नंबर्स आ रहे थे वो अनुमान से थोड़े कमजोर थे, लेकिन उसका असर ज़्यादा कुछ नहीं पड़ा, और जितने भी ऑटो स्टॉक्स थे वो आज तेजी के साथ ही बंद हुए। इसमें टाटा मोटर्स देखिए, मारुति सुजुकी, आयशर, अशोक लेलैंड सभी मजबूती के साथ आज बंद हुए। इसके अलावा फर्टिलाइजर सब्सिडी भी बढ़ने की खबर आ रही थी, और इसके चलते हमने देखा फर्टिलाइजर शेयरों में तेजी थी, जिसमें कि चंबल फर्टिलाइजर, एनएफएल, आरसीएफ, मैंगलोर केमिकल्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की शानदार तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा एक और न्यूज़ आई थी, 31 दिसंबर से 7 शेयर एफएनओ में शामिल होंगे, और इसका भी असर कुछ स्टॉक्स पर देखने को मिला जिनको लेकर ये खबर आई थी। इसमें बलरामपुर चीनी में करीब 4 से 5% की मजबूती दिखी। इसके अलावा एनबीसीसी, हिंदुस्तान कॉपर, रेन इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी शानदार तेजी देखने को मिली है। एक बार निफ्टी के चढ़ने और गिरने वाले शेयरों पर अगर नजर डालें तो वहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। इसमें इंडसइंड बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, एक्सिस बैंक और टाटा मोटर्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि निफ्टी के टॉप गेनर्स थे। और लूजिंग साइड पर अगर देखेंगे तो आज फार्मा शेयरों में दबाव था, जिसमें कि सिप्ला, डीवीज लैब, अल्ट्राटेक, डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि आज दबाव देखने को मिला। तो कुछ अच्छी तेजी हमने बाजार में आज देखी, और भारतीय शेयर बाजार में बुल रन अभी भी जारी है, ये कहना है फर्स्ट ग्लोबल के शंकर शर्मा का। ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया के साथ उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि लंबी अवधि में 12 से 14% का रिटर्न अभी भी मिल सकता है। सुनिए उस बातचीत का एक हिस्सा। पिछली दशक में भी वही रिटर्न था, और हो सकता है इस दशक में भी वही रिटर्न आए। तो अगर लॉ ऑफ एवरेजेस देखे जाएं तो लगता है कि अगले 2-3 साल शेयर बाजार में डबल डिजिट रिटर्न आ सकता है, बिकॉज आंकड़े बता रहे हैं कि दैट वी आर इन दैट बीइंग लॉन्ग इज अ गुड ट्रेड। या तो आपने मेरे लेक ऑफ रिटर्न्स थ्योरी की बात कर दी, बिकॉज लेक ऑफ रिटर्न्स यही कहता है कि जब रिटर्न के लेवल्स लो रहते हैं लेक में, तो वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, और वो बढ़ के हो सकता है कि जहां है वहां से डबल हो जाए। आपको लगेगा कि बहुत पानी भर गया लेक में, लेकिन लेक की जो कैपेसिटी है वो अभी भी फार हायर है। तो अगर आप देखिए 2008 से अभी तक के रिटर्न, मेरे ख्याल इंडिया के रिटर्न 7-8% ही हैं। लॉन्ग टर्म रिटर्न्स इंडिया के 12 से 15% के बीच में है। तो लेक में अभी कैपेसिटी हेडरूम काफी है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि पानी लगातार भरता जाएगा विदाउट एनी नीड फॉर आउटलेट्स टू कर्व द शॉर्ट टर्म प्रेशर। करेक्शन को आप उस तरह देखें, एक सेफ्टी वॉल्व होता है कि थोड़ा पानी की सतह को थोड़ा कम किया जाता है, थोड़ा लेवल को कम किया जाता है, जिससे कि बिल्कुल वो उफान ना आ जाए। तो ये करेक्शन उस तरह से है, लेकिन वापस पानी भरेगा, और वापस ये 15% के आप नंबर के आस, एक औसत नंबर है। इससे हो सकता है कि आपको 20% में मिले, लेकिन 2-3 साल मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट आपको -20% रिटर्न देगा। आपको हो सकता है 10% दे, प्लस 15% दे, हो सकता है 25% दे। -10 वाला मुझे सिनेरियो नजर नहीं आता।
और शंकर शर्मा से ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज रात 9 बजे सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। हमारे दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आस्था जैन और अमित त्रिवेदी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। अमित, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। 17,100 के ऊपर आज हमने देखा कि निफ्टी बंद हुआ है। ये लेवल बताया जा रहा था कि काफ़ी अहम होगा, क्लोजिंग ज़रूर देखनी होगी आने वाले दिनों में। क्या आप कंफर्टेबल होंगे आप लॉन्ग पोजीशंस लेने में, या अभी भी कुछ झिझक रहेगी? सो ओवरऑल अगर पहले स्ट्रक्चर समझे अगर निफ्टी का, तो ऑलमोस्ट 10% के करेक्शन के बाद एक माइनर रिकवरी हम बोल सकते हैं कि एक माइनर रिकवरी देखने मिली है ये वीक में। बट टेक्निकली देर आर क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस जोन समवेयर नियर 17,250 से लेके 17,300 के आसपास। इवन कल भी हमने देखा कि ऊपर में मार्केट बढ़ा था लेकिन सस्टेन नहीं हुआ था। अगर मैं ऑप्शंस डेटा की बात करूं तो आज 17,200 के कॉल पे एक अच्छा खासा एडिशन हुआ था, जो बेसिकली इंडिकेट करता है कि एक समवेयर नियर 17,250 के आसपास एक हर्डल जोन है। और कल एक वीकली एक्सपायरी भी है, तो जो वोलेटाइल एक्शन जो है वो कंटिन्यूड रहेगी। आज की अगर रिकवरी की बात करें तो नो डाउट आज रिकवरी देखने मिली थी, लेकिन आज का जो हाई लो रेंज है निफ्टी का, इट इज लोवेस्ट व्हेन वी कंपेयर विद प्रीवियस 10 सेशंस। तो आज की जो रेंज थी, हाई लो रेंज, वो काफी नैरो थी कंपैरेटिवली। सो थोड़ा वोलेटाइल एक्शन वोलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि ग्लोबल इंडाइसिस में भी, डाउ जोन्स में भी कल, यूएस इंडाइसिस में भी काफी अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला था। सो वोलेटिलिटी रहेगी, वीकली एक्सपायरी भी है। की लेवल्स टू वॉच आउट 17,250 है, हर्डल है। अगर उसके नीचे ही रहता है तो थोड़ा अप्रोच जो रहेगा वो थोड़ा कॉशियस ही रहेगा। 17,250 के लेवल पर नज़र रखनी होगी यहाँ पर। और जैसा कि बता रहे हैं अमित, कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो उस पर भी फोकस रखना ज़रूरी है। हालांकि हमने एक रिबाउंड देखा है, लेकिन कल का दिन कैसा होगा ये काफ़ी कुछ तय करेगा कि आगे बाजार की चाल क्या होगी। चलिए आपको एक खबर भी बता दें। ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने कहा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स कब शुरू होंगी इसकी तारीख वो बाद में बताएंगे। हालांकि 15 दिसंबर की तारीख इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए पहले ही नोटिफाई की जा चुकी थी। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल फ्लाइट को दोबारा शुरू करने की जो तारीख है 15 दिसंबर, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, और इस बात का इशारा खुद एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि एविएशन रेगुलेटर ने कहा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट को दोबारा शुरू करने को लेकर के एक नया नोटिफिकेशन लेकर के वो सामने आ सकती है, यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करना जो 15 दिसंबर की तारीख तय की गई थी, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जाहिर है इसके पीछे वजह है कोविड का नया वायरस ओमिक्रॉन के चलते जो दुनिया भर में खलबली है। कई मुल्कों ने ओमिक्रॉन के चलते फ्लाइट्स पे पाबंदी लगाई है, तो भारत भी उसी दिशा में आप देखें तो एहतियातन कदम बढ़ा सकता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट को रिज्यूम करना, दोबारा शुरू करना, ये जो फैसला है इसको थोड़े समय के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। और एहतियातन फिलहाल आप देखें तो देश के सभी एयरपोर्ट पे जो इंटरनेशनल पैसेंजर आ रहे हैं, खासकर वो जो 12 मुल्क है जो एट रिस्क कैटेगरी में है, मसलन दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, हांगकांग, ऐसे कंट्रीज से जो इंटरनेशनल पैसेंजर आ रहे हैं, नेशनल फ्लाइट को दोबारा शुरू करने की तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल एविएशन मंत्रालय, डीजीसीए वगैरह स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं और एक औपचारिक फैसला जल्द जारी किया जा सकता है। अभी जो इंटरनेशनल फ्लाइट चल रही हैं वो सारी फ्लाइट एयर बबल एग्रीमेंट के तहत उड़ान उनकी चालू है। ओके, तो एयर बबल की उड़ान तो चालू है, लेकिन जो शेड्यूल्ड फ्लाइट्स हैं 15 तारीख से शुरू होने वाली थी वो फिलहाल टल गई है। आस्था, कैसे रीड करें? अब काफ़ी लंबे समय तक बाज़ारों ने जो अनलॉक की थीम है उसको प्ले आउट किया। हमने देखा कि होटल स्टॉक्स चल रहे थे, हमने देखा एविएशन स्टॉक्स चल रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से ये ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। यहाँ से आने वाले दिनों में किस तरह के ये जो स्टॉक्स हैं जो अनलॉक की थीम की वजह से चल रहे थे, क्या उनसे दूर रहना चाहिए? गुड इवनिंग सौमित्रा जी। बिल्कुल देखा जाए तो एक तरह से टेम्पररी डेंट हमें प्राइसेस में देखने को मिल सकता है, और जब तक की स्थिति यहाँ पे क्लियर नहीं होती है ओमिक्रॉन को लेके, मेरे को लगता है कि बिल्कुल अभी थोड़ी सी दूरी बनाई रखनी चाहिए, क्योंकि हम काफी बढ़िया रन अप ऑलरेडी देख चुके हैं, और दूसरा मार्केट्स भी वॉलेटाइल है। तो इन दोनों के चलते मेरे हिसाब से जो एविएशन स्टॉक्स हैं उसमें अभी वेट एंड वॉच की यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। फिर भी अगर किसी को यहाँ पे पोजीशन लेनी है तो इंडिगो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, पर अभी ना ले। मेरे हिसाब से जब तक यहाँ पे स्थिति क्लियर नहीं होती तब तक रुकना चाहिए। और इंडिगो में भी देखा जाए तो हमने आज फॉल भी देखा था,
तो 1900 के आसपास का फॉल था। नीचे में बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं, लेकिन वो भी कुछ समय बाद। तो 1600, 1500, 1600 के स्तर ठीक लगते हैं। वहां पे एक बार रिव्यू करनी चाहिए पोजीशन, वो भी अगर ओमिक्रॉन को लेके यहाँ पे स्थिति साफ हो। नहीं तो एक बार मैं दूरी बनाए रखने की ही यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूंगी एविएशन स्टॉक्स में। बिल्कुल, तो आस्था, क्या ऐसे में ये समय आ गया है जो हम देखते हैं पिछली बार जब हमने पहली जो वेव आई कोविड की, फिर दूसरी वेव आई, तो हमने देखा कि जो हॉस्पिटल शेयर्स हैं या डायग्नोस्टिक शेयर्स हैं, लाल पैथ लैब ले लीजिए, मेट्रोपोलिस हो गया, ये सब जो हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा एक रनअप दिखाया था। पिछले कुछ दिनों से ये चल भी रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब ये जो अनलॉक के थीम है वहाँ से निकलकर फार्मा और ये जो हॉस्पिटल वाले स्टॉक्स हैं इनकी तरफ फोकस करना बेटर होगा? वहाँ क्या पिक होगी आपकी? बेसिकली देखा जाए तो क्योंकि अभी जब तक स्थिति साफ नहीं है, हो सकता है कि हम एक टेम्पररी यहाँ पे रन अप देखें। बेसिकली फार्मा सेक्टर की मैं बात करूं और स्पेशली हॉस्पिटल स्टॉक्स की बात करूं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगेन वहां पे भी यही राय रहेगी कि थोड़ा सा रुकना चाहिए, स्थिति क्लियर होने के बाद ही कॉल लिया जाए। फिर भी अगर फार्मा सेक्टर की बात करें तो डिवीज लैब मुझे अभी भी ठीक लगता है। तो डिवीज लैब पे एक नजर बनाई जा सकती है। और हॉस्पिटल्स की यहाँ पे अगर हम बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल, ये दोनों पसंदीदा स्टॉक्स हैं, लेकिन बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। और इनफैक्ट मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में जब तक स्थिति साफ नहीं हो तब तक बहुत बड़ी पोजीशंस यहाँ पे ना लें, क्योंकि अगर कोई भी यहाँ पे इनके विपरीत अगर कोई भी न्यूज आती है तो वापस से हमें एक मार देखने को मिल सकती है इनमें भी। तो एक टेम्पररी ब्लिप मानते हुए एविएशन स्टॉक्स में अभी दूरी बनाए रखें। और वहीं हॉस्पिटल्स और यहाँ पे डायग्नोस्टिक अगर स्टॉक्स की बात करें या फार्मा स्टॉक्स की, तो एक थोड़ी बहुत पोजीशन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर में ली जा सकती है, जिसमें डिवीज लैब हमारी पसंद है। ओके, तो डीवीज लैब पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन इंतज़ार इस बात का रहेगा कि थोड़ी सी क्लैरिटी आए कि जो कोविड का नया वेरिएंट आया है उसके लेकर जो फिर से अतिरिक्त आवंटन कर सकती है। ईटी नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक इस वित्त वर्ष में फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.5 लाख करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है। ज़्यादा अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, चालू वित्त वर्ष के लिए जो फर्टिलाइजर सब्सिडी की रकम है वो रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये आंकड़ा जो है करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने बजट में जो सब्सिडी की रकम का आवंटन किया था वो करीब 80,000 करोड़ रुपए के आसपास था। तो इसका मतलब ये है कि ये रकम करीब करीब दोगुनी हो सकती है। हमने अपने दर्शकों को पहले भी बताया था कि सरकार फर्टिलाइजर मंत्रालय की तरफ से जो मांगे की गई हैं उसमें उस पर कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। करीब करीब 2 बार कैबिनेट ने जो है करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की मंजूरी जो है वो दे चुकी है। इसका मतलब यह है कि ग्लोबल मार्केट में जो कीमतें बढ़ी हैं रॉ मटेरियल्स की, उसका असर साफ फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स पर दिख रहा है और सरकार जो है सेफ साइड अतिरिक्त सब्सिडी का आवंटन जो है वो कर सकती है। मैं आपको बता दूं कि 2 तरह की सब्सिडी सरकार देती है। एक न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी होती है जैसे डीएपी जैसे प्रोडक्ट्स हैं जो फिक्स्ड कंपोनेंट होता है सब्सिडी अमाउंट का, और एक यूरिया पर सब्सिडी दी जाती है जो कि वेरिएबल अमाउंट होता है, ग्लोबल मार्केट के हिसाब से तय किया जाता है। इसका मतलब यह है कि सरकार जो है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं कि संसद के चालू सत्र में ही जो सप्लीमेंट्री ग्रांट पेश किया जाएगा उसमें यह अतिरिक्त रकम जो है फर्टिलाइजर मंत्रालय के लिए जारी किया जा सकता है। ओके, अमित, काफ़ी समय के बाद हमने देखा कि फर्टिलाइजर स्टॉक फिर से चल पड़े। ये खबर सामने आई, उसके बाद अच्छा खासा ब्रेकआउट कई स्टॉक्स ने दिखाया है। कहीं नज़र पड़ी है आपकी? आपको क्या लगता है इस स्पेस में अभी चार्ट्स के लिहाज से कोई अपॉर्चुनिटी बनती है? जी, मोस्टली अगर देखा जाए तो ज्यादा करके जितने भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स है वो थोड़े कंजेशन फेस में है काफी, मतलब इनफैक्ट 2-3 महीने से। सो एक क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आज जो मतलब न्यूज के हिसाब से एक रिकवरी देखने मिली थी कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में, बट एक सस्टेनेबिलिटी चाहिए, एक थोड़ा मतलब एक की लेवल्स जो है अभी तक वो होल्ड करे, ऐसा कोई स्टॉक्स मतलब दिख नहीं रहा है। सो थोड़े 2-3 दिन के मतलब फॉलोअप एक्शंस देखने पड़ेंगे। अगर स्टेबिलिटी दिख रही है देन यस, एक अगर छोटे स्टॉक्स में देखा जाए तो आरसीएफ पे ध्यान रखना चाहिए। आरसीएफ पे क्योंकि समवेयर नियर 70 से लेके 65 के आसपास में क्लस्टर ऑफ सपोर्ट जोन है, तो अगर 70 के लेवल्स अगर आरसीएफ आने वाले समय में अगर होल्ड करता है तो यस एक थोड़ा शॉर्ट टर्म बाउंस देखने मिल सकता है टुवर्ड्स 80 से लेके 83 तक।
ओके, तो आरसीएफ हो सकता है आप यहाँ पर फोकस में 70 के लेवल्स तक अगर आए तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखिए, और उसके बाद 80 तक के लेवल ये दिखा सकता है। ऑटो स्पेस पर फोकस करते हैं। नवंबर महीने में ऑटो सेल्स के आंकड़े आए हैं और टाटा मोटर्स की बिक्री 25% बढ़ी है। वहीं बजाज ऑटो की बिक्री जो है वो अनुमान से कम रही है। एस्कॉर्ट्स की बिक्री हमने देखा 30% घटी। दूसरी कंपनियों की बिक्री के आंकड़े कैसे रहे बता रहे हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। टाटा मोटर्स को छोड़कर ज़्यादातर जो ऑटो की कंपनीज हैं उन्होंने सबने डी ग्रोथ ही दिखाई है। नवंबर के मंथ के जो सेल्स के उन्होंने आंकड़े जारी किए हैं, मैं आपको एक एक करके बताता चलूँगा नंबर्स, और आप वो देखिएगा भी। सबसे पहले हम बात करेंगे बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो की बिक्री का जो अनुमान था हमारा वो करीब 4 लाख गाड़ियों का था, लेकिन इन्होंने जो बेची हैं वो 3.79 लाख हैं, यानी कि कुल मिला के बिक्री 10% के आसपास घटी है। और इनका जो टू व्हीलर सेगमेंट है वो भी करीब 12% घटा है। और इनका जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, हालांकि वहाँ पर ग्रोथ आई है करीब 10% के, लेकिन कुल मिला के इनकी जो टोटल कमी है वो हमको 10% से ज़्यादा के दिखे कुल बिक्री में, टोटल सेल्स में। सेकंड डिवीज़न है एस्कॉर्ट्स का। एस्कॉर्ट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर करीब इन्होंने 7,000 से ज़्यादा यूनिट्स बेची हैं, जबकि हमारा अपना अनुमान था करीब 9,000 से ज़्यादा यूनिट्स बेचेंगे। और एक कुल जो कमी हुई है इस बार नवंबर में पिछले साल के कंपैरिजन में वो करीब 30% के आसपास की है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो इनमें घरेलू बिक्री भी करीब 33% के आसपास घटी है। लेकिन एस्कॉर्ट्स एक चीज़ के लिए जाना जाता है वो अपने एक्सपोर्ट्स, तो इन्होंने फिर से एक्सपोर्ट्स में 24% की बढ़ोतरी दिखाई है। टाटा मोटर्स पे आ रहा हूँ मैं। कुल बिक्री इनकी हुई है करीब 2.25 लाख। हमारा अनुमान था कि 3 लाख का आंकड़ा पार हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कम हुआ है। और इनकी जो कुल बिक्री है जो पिछले साल के मुकाबले अगर मैं आपके सामने फिगर रख रहा हूँ तो वो 15% कम हुई है। इसके अंदर भी अगर आप एक्सपोर्ट्स का आंकड़ा देखेंगे तो इनका वो भी ठीक है, इन्होंने भी 30% एक्सपोर्ट्स इनका भी बढ़ा है। आगे आते हैं अशोक लीलैंड के नंबर्स पे। अशोक लीलैंड की कुल बिक्री 10,480 यूनिट की रही। हमारा मानना था कि 11,000 से ज़्यादा यूनिट्स की गाड़ियाँ बेच देंगी, लेकिन थोड़ी कम है। पिछले साल के मुकाबले इनकी जो गाड़ियों की बिक्री हुई है वो कम है, और घरेलू बिक्री भी करीब 3-3.5% आसपास घटी है। एक और बेहतर कंपनी जिसने इस बार कुल मिला के पैसेंजर व्हीकल में सबसे अच्छे नंबर दिखाए वो था टाटा मोटर्स। इनकी जो बिक्री है वो करीब 25% बढ़ के 62,000 यूनिट को पार कर गई। हालांकि हमारे अनुमान से थोड़ा कम है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 30,000 यूनिट से कम बेच देंगे। फिर भी जो ग्रोथ आई है वो 21% के आसपास की है। साथ ही एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा इसके साथ ये है कि जो ई व्हीकल्स हैं इन्होंने इस बार 1750 बेच दिए, जबकि पिछले साल सिर्फ 400 ही बेचे थे इन्होंने। अब आते हैं लास्ट M&M पे। M&M की जो कुल बिक्री है, जिस पैसेंजर व्हीकल बिक्री कहते हैं ऑटोमेशन में, वो करीब 6-6.5% बढ़ी है। और ट्रैक्टर बिक्री के अंदर अगर आप देखें तो अनुमान से थोड़ी कम, वो 27,681 रही है। कुल मिला के M&M के नंबर भी हमारी उम्मीद से थोड़े कमज़ोरी थे। ओके, तो कुछ मिक्स नंबर्स कह सकते हैं वहाँ पर, लेकिन नवंबर महीने के बिक्री आंकड़े आने के बाद देश की सबसे बड़ी पैसेंजर कार कंपनी मारुति सुजुकी के मैनेजमेंट ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि ऑटो सेक्टर में डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। हालांकि इस समय कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस डिमांड को पूरा कर पाना है। Demand, fortunately, is strong. So if you compare with the previous year, the inquiry levels are actually higher. In that sense, it seems very positive. The rural demand also is pretty strong, going by the inquiries and the bookings that we have had. But hopefully this will continue. But you are right, you did flag the right red flag, which is the fact that if the waiting periods increase substantially, it might be an issue with consumers, and consumers might just decide to postpone their purchases or go in for used cars or some other mode of transportation. So at the moment, for example, Maruti Suzuki has close to 250,000 bookings pending, which is a reflection, which is much more than what it is there normally. And that is a reflection of the customers waiting for their vehicles to be delivered after they have made the bookings. So yes, if the period of waiting increases substantially, we could get into that danger of affecting the demand pattern itself. You are right. आस्था, आपको भी ऐसा फील आता है क्या कि ऑटो सेक्टर में वापस रिकवरी शुरू हो रही है? जितने भी मैनेजमेंट से हम लोग बात कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो चिप शॉर्टेज की समस्या थी वो धीरे धीरे अब कम हो रही है। मारुति का मैनेजमेंट भी कह रहा है कि डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब समस्या ये है कि सप्लाई ठीक से हो पाए कि नहीं। कमोडिटी के प्राइसेस से भी थोड़ा सा परेशान है ये कंपनियां। ऑटो स्पेस में अब क्या पिक करना चाहिए, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर? देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पे
मेरे हिसाब से डिमांड अभी यहाँ पे पेंट अप डिमांड भी है, वो भी हमें आती हुई नजर आ रही है, लेकिन शिप शॉर्टेजेस अभी भी मुझे लगता है कि एक बड़ा इश्यू है। और जिस तरह से पहले लग रहा था कि ये जो प्रॉब्लम है ये जल्दी सॉल्व होगी, तो अभी ऐसा लगता है कि इसे और ज्यादा यहाँ पे अभी टाइम लगने वाला है। बट स्टिल ऑटो सेक्टर की अगर यहाँ पे बात करूं तो टाटा मोटर्स मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। इनफैक्ट अशोक लेलैंड भी मैंने आपके चैनल पे पहले रेकमेंड किया हुआ है। तो टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, ये दोनों पसंद आते हैं। और दूसरी तरफ मारुति में भी एक ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी गिरावट यहाँ से हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरे हिसाब से ये 3 स्टॉक काफी अच्छे लगते हैं, टाटा मोटर्स, मारुति और अशोक लेलैंड। ओके, टाटा मोटर्स, मारुति और अशोक लेलैंड पर फोकस रहेगा। अमित, आपने चार्ट्स पे देखे हैं कोई ऑटो शेयर जो पसंद आते हों? जी देखिए, इवन टेक्निकली अगर देखा जाए तो अगर मैं ऑटो स्टॉक्स में कंपैरेटिव स्टडी बिठाऊं तो यस, टाटा मोटर्स जो है वो कंपैरेटिवली काफी होल्ड कर रहा है एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ और अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो टाटा मोटर्स का काफी बेटर है। समवेयर नियर 450 के आसपास क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो ऐसा लग रहा है कि टाटा मोटर्स का जो आउट परफॉर्मेंस है विद इन ऑटो स्पेस वो कंटिन्यूड रहेगा। अपार्ट फ्रॉम टाटा मोटर्स अगर नजर रखनी है तो बजाज ऑटो पे रख सकते हैं। बजाज ऑटो में एक सिग्निफिकेंट स्विफ्ट डिक्लाइन देखने मिला है, लेकिन टेक्निकली समवेयर नियर 3200 से 3150 के आसपास काफी सपोर्ट जोन है। सो एक माइनर रिकवरी पॉसिबल है बजाज ऑटो में, बट यस ओवरऑल अगर मोमेंटम वाइज देखा जाए तो टाटा मोटर्स जो है वो आउट परफॉर्म करेगा। तो हमारे दोनों ही मेहमानों को टाटा मोटर्स पसंद आता है, उस पर बेट किया जा सकता है। फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी ये स्टॉक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। चलिए, वक्त हो गया है जानने का कि हमारे मेहमान आज कौन से ट्रेडिंग आइडियाज़ या स्टॉक आइडियाज़ लेकर आए हैं आपके लिए। जानते हैं आज के वीआईपी शेयर कौन से हैं। आस्था, आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए कौन से आइडियाज़ लेकर आई हैं आज आप। देखा जाए तो टोरेंट पावर मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। पावर सेक्टर एज और काफी तेजी में है, और दूसरा जो फंडामेंटल्स हैं इसके नतीजे बेहतरीन यहाँ पे पेश किए थे कंपनी ने। और जिस तरह से रिन्यूएबल कैपेसिटी को ये डबल करने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में, मुझे लगता है काफी बढ़िया कैंडिडेट हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा दबाव हमने आज भी देखा था। तो मेरे हिसाब से कोई भी गिरावट आती है टोरेंट पावर में तो वहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 550 के आसपास का क्लोज था, कोई भी गिरावट आती है 540 के आसपास तो लेना चाहिए। इसके जो पोजिशनल टारगेट्स मुझे लगते हैं वो 620 तक के हमें आने वाले 1-2 महीनों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो थोड़े से करेक्शन का इंतजार करें। 540 के आसपास टोरेंट पावर लिया जा सकता है, 620 के टारगेट्स मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। अमित, आपके ट्रेडिंग आइडियाज कौन से होंगे? जी, 2 रिकमेंडेशन है, दोनों बाय साइड पे हैं। पहला जो है वो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में ऑलमोस्ट 23% का करेक्शन हमें ऑलरेडी देखने मिला है, रिकॉर्ड हाई पे से। रिसेंटली अगर देखा है तो मल्टीपल बुलिश कैंडल है, एक सपोर्ट जोन है अराउंड 900 के आसपास। सो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अगर 900 के लेवल्स जो अगर होल्ड करता है तो इसका जो शॉर्ट टर्म जो आउटलुक रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। सो समवेयर नियर 935 से लेकर 931 के बीच में बाय करना चाहिए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 892 का, और अपसाइड टारगेट पोटेंशियल जो बन रहा है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का वो बन रहा है 1020। दूसरा जो स्टॉक है वो है बलरामपुर चीनी। एक अच्छा खासा एक अपमार्च देखने मिला था, और अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो अक्टूबर मंथ का लो जो है उसने होल्ड किया था और वहां से एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने मिला है। तो बलरामपुर चीनी बाय कर सकते हैं समवेयर नियर 330 से लेकर 326 के बीच में। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए 318 का, और अपसाइड टारगेट जो बन रहा है वो बन रहा है 350। ओके, तो 2 शानदार शेयर यहाँ पर अमित की तरफ से। बलरामपुर चीनी 350 के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं, और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का टारगेट होगा 1020 तक का। ये 2 आइडियाज़ अमित लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आस्था और अमित आज शो में शामिल होकर अपने व्यूज़ देने के लिए और अपने आइडियाज़ भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए, कल की तैयारी में आज इतना ही वक्त है हमारे पास। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे